नमस्कार, मैं डॉक्टर दुर्गेश पाठक मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ये एक बड़ा कॉमन मिथ है कि होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जो ह्यूमन बॉडी में होने वाली किसी भी बीमारी को ठीक कर देती है। क्या ये बात सही है कि होम्योपैथी में हर बीमारी का इलाज है? आज मैं इस बात का जवाब देने के लिए आपको पहले ये एक्सप्लेन करूंगा कि ह्यूमन बॉडी में दो प्रकार की बीमारियां पाई जाती हैं। एक होती हैं स्ट्रक्चरल डिजीजेस और एक होती हैं फंक्शनल डिजीजेस। सबसे पहले बात करेंगे हम स्ट्रक्चरल डिजीजेस की। स्ट्रक्चरल डिजीजेस वो डिजीजेस होती हैं जिनमें हमको जन्मजात या तो कोई चीज पैदा ही नहीं हुई होती जिसको हम एजेनेसिस कहते हैं, या जन्म से ही हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन डेवलप कम होता है जिसको हम हाइपोजेनेसिस कहते हैं, या हमारी बॉडी में जन्मजात किसी चीज की एब्सेंस है, कोई ऐसा एंजाइम है, कोई ऐसी केमिकल है जो जन्म से ही नहीं है, कोई ऐसी ग्लैंड, कोई ऐसा ऑर्गन जो जन्म से ही नहीं है। तो ऐसे ऑर्गन को हम स्ट्रक्चरल डिजीजेस के कैटेगरी में रखेंगे। इसके अलावा कई ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो शुरुआत में तो फंक्शनल डिसऑर्डर होती है, लेकिन जब मरीज हमारे पास आता है तब उसमें इतने स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाते हैं कि उनको रिवर्स करना मुश्किल होता है और वहां पर सर्जरी इंडिकेटेड हो जाती है। इसके भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे डेंटल कैरीज, आपकी दांत में कीड़ा लगना। अब मान लीजिए अगर कोई पेशेंट आप शुरुआत में दांत के कीड़े को लेकर आ जाता है तो हम फिर भी होम्योपैथी की दवाई से उसके दांत के कीड़े की लगने की जो प्रोसेस है, डेंटल कैरीज की जो प्रोसेस है, उसको चेक कर देंगे और वो रिवर्स कुछ हद तक हो भी जाएगा, मतलब उसका काम चल जाएगा। लेकिन अगर डेंटल कैरीज इतनी डेवलप हो गई है कि जो हमारा टूथ है वो बिल्कुल हॉलो हो चुका है, तो क्या होम्योपैथी के अंदर वो पावर है जो टूथ को दोबारा पैदा कर दे? क्योंकि टूथ एक ऐसा टिश्यू होता है जो दोबारा कभी बनता ही नहीं है। उसी प्रकार से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सेल्स, अगर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कोई सेल डैमेज हो जाते हैं तो उनको भी हम स्ट्रक्चरल डैमेज में रखते हैं, क्योंकि वो भी रीजनरेट नहीं होते। तो मैंने एक कैटेगरी आपको स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर की बताई जिसमें जन्मजात हमको कोई चीज है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुई, या वो पूरी तरह डेवलप नहीं हुई, या हमको बॉडी में जन्म से ही कोई एंजाइम की कमी है, या कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर भी ऐसे होते हैं जो हमारे जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, हमारे पेरेंट्स से हम में आते हैं। या जैसे बहुत सारे मैं एग्जाम्पल बता सकता हूं आपको, हीमोफीलिया है, ये आपको जन्म से क्लॉटिंग फैक्टर 8 की कमी से होता है, इसमें हेमरेजेस की टेंडेंसीज हो जाती हैं। हीमोग्लोबिनोपैथीज हैं, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। इन चीजों को हम स्ट्रक्चरल डैमेज के अंदर रखते हैं। और जैसे मैंने टूथ कैरीज बताया आपको, जो शुरुआत में फंक्शनल होती है लेकिन बाद में स्ट्रक्चरल हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो जितने भी स्ट्रक्चरल डैमेजेस हैं इनको हम होम्योपैथी में क्योर नहीं कर सकते, होम्योपैथी में इनका इलाज नहीं है। ये एक बड़ा मिथ है कि हम होम्योपैथी से कोई भी इलाज कर लेते हैं। कुछ और मैं जैसे आपको बहुत कॉमन सी बातें यहां पर शेयर करूंगा। 3rd ग्रेड पाइल्स, इस पर भी मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है। पाइल्स भी कई ग्रेड की होती हैं। शुरुआती पाइल्स होती है, एक फुल्ली डेवलप्ड पाइल्स होती है जो बहुत पुरानी है, कई दिनों से है। तो ऐसे में हमारे जो वेरिकोस वेन्स हैं, जो पाइल्स हैं, उसमें ऐसे चेंजेस आ जाते हैं कि आप उनको रिवर्स नहीं कर सकते। कोई ओल्ड पेशेंट्स, चलिए मैं इंग्वाइनल हर्निया का एक एग्जांपल लेता हूं। आप लोगों ने इंग्वाइनल हर्निया सुना होगा। एक हर्निया होता है जिसमें हमारी जो आंत होती है वो हमारे जेनेटेलिया में उतरने लगती है। अब इंग्वाइनल हर्निया 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें जन्मजात हर्निया होता है, वो आप उसको ठीक नहीं कर सकते, ये बात आपको समझने वाली है। या कोई एक ऐसा पेशेंट है, एक ऐसा हर्निया का पेशेंट है जो जिसकी उम्र बहुत ओल्ड है, 90 ईयर्स ऑफ एज है,
जहां टिश्यूज में उतनी ताकत है ही नहीं कि वो किसी ऑर्गन के डिसेंड को रोक सके, तो ऐसे में भी हमको सर्जिकल सपोर्ट देना पड़ेगा। तो ऐसे मेरे पास कई एग्जांपल्स हैं जहां आप उस बीमारी को स्ट्रक्चरल चेंजेस के अंदर डालते हो, स्ट्रक्चरल डैमेज के अंदर डालते हो और आप उनका इलाज नहीं कर सकते। इसके विपरीत अगर हम फंक्शनल डिसऑर्डर की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में होने वाले फंक्शनल डिसऑर्डर में मास्टरी है होम्योपैथी की। मतलब ऐसी बीमारियां जो हमको जन्म से नहीं थी, ऐसी बीमारियां जो हमारी लाइफ स्टाइल के कारण हम में आई, ऐसी बीमारियां जो हमारी बॉडी में सिर्फ फंक्शनल डिसऑर्डर करने के लिए जानी जाती हैं, जिसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते। जैसे रोजमर्रा में हमको कोल्ड एंड कफ होता है, ठीक है, कोई भी बीमारी हो, हाइपरटेंशन, अब हाइपरटेंशन जेनेटिक भी हो सकता है, फैमिलियल भी हो सकता है, तो आपकी दवा वहां काम नहीं करेगी। अगर हाइपरटेंशन आपकी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड है तो आप जैसे ही लाइफ स्टाइल सुधारोगे तो वैसे ही उसमें अंतर आने लग जाएगा। ऐसे में अगर आप होम्योपैथी देते हो तो और जल्दी अंतर आएगा। तो कोई भी फंक्शनल डिसऑर्डर ले लें जहां पर स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं है, जहां पर जांचों में कोई ऐसी चीज नहीं आ रही है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकें, तो उनको हम फंक्शनल डिसऑर्डर कहते हैं। जिसका बहुत बढ़िया एग्जांपल एलर्जीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। अब ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी इतना पुराना नहीं हो गया हो, जैसे मैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करूं, अगर किसी को 1 या 2 जॉइंट में इन्फ्लामेशन शुरू हुआ है, सूजन आ रही है और अभी कुछ ही दिनों से चालू हुआ है, तो हम उसको होम्योपैथी से रिवर्स कर सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट आता है जिसको 15-20 साल से है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, पहले उसने खूब सारी दवाइयां ली, स्टीरॉयड लिए, अब उसके जॉइंट टेढ़े हो चुके हैं, उसकी उंगलियां टेढ़ी हो चुकी हैं, क्या मैं इसको सही कर पाऊंगा? नहीं। अगर आपके पास कोई ऐसा ओल्ड पेशेंट आता है जिसके घुटने के कार्टिलेज टूट चुके हैं, जिसको हम ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं, आप कुछ हद तक उसको पेन में आराम दे सकते हो, लेकिन अगर उसके पैर टेढ़े हो चुके हैं या वो ये कह रहा है कि मैं जीने नहीं चढ़ पाता, मैं पालती मार के नहीं बैठ पाता, तो आप उसको ठीक नहीं कर सकते। तो आप कैसे ये जानेंगे कि कौन से चेंजेस परमानेंट होते हैं, कौन से चेंजेस फंक्शनल होते हैं? तो दोस्तों इसी के लिए हम 5 साल एलाइड सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, सर्जरी, गाइनियोस, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। ये जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर इनकी नॉलेज आपको अच्छी है तो आप ये बहुत अच्छी तरह जानते हो कि कोई बीमारी क्यों होती है, क्या ये जन्मजात होती है, क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं, इसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस तो नहीं है इसमें, या फिर इसमें सिर्फ फंक्शनल डिसऑर्डर है। अगर मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको कभी थायराइड कैंसर रहा था और वो थायराइड कैंसर को ठीक करने के लिए उसकी थायराइड ग्लैंड निकाल दी गई, अब थायराइड ग्लैंड निकल जाएगी तो मरीज को हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। अब मेरे पास कोई ऐसा मरीज आता है कि साहब मेरे को हाइपोथायराइडिज्म है, मेरी ग्लैंड निकाल दी गई है, तो आप उसको ठीक कर दो। हाउ इट इज पॉसिबल? आप कैसे उस मरीज को उसकी थायराइड ठीक कर सकते हैं? कैसे उसको हाइपोथायराइडिज्म ठीक हो जाएगा? आप कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन से उसकी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करोगे थायराइड हार्मोन बनाने के लिए, क्योंकि आपके बॉडी में ही थायराइड ग्लैंड नहीं है। आप ऐसे केसेस में थायरोइडिनम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। थायरोइडिनम थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, वो थायराइड हार्मोन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ऐसे पेशेंट को जिंदगी भर थायराइड हार्मोन ही खाना पड़ेगा, जो कि थायरोक्सिन या अल्ट्रोक्सिन के नाम से जाना जाता है। तो आपके पास जब भी कोई पेशेंट अपनी बीमारी लेकर आता है तो अपनी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की नॉलेज से सबसे पहले यह समझिए कि वो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है या फंक्शनल डिसऑर्डर है। अगर वो फंक्शनल डिसऑर्डर है तो होम्योपैथी बहुत अच्छा विकल्प है। अगर वो स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है तो हम समझ जाएं कि या तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते या हमारा जो स्कोप है बहुत लिमिटेड है, इसमें सर्जरी ही करानी पड़ेगी। होम्योपैथ मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ये पढ़कर उनको ये लगता है कि वो सारी बीमारियों को ठीक कर लेंगे, क्योंकि वो एलाइड पर ध्यान नहीं देते। तो दोस्तों ऐसा ना करें।
क्योंकि इससे हमारी पैथी बदनाम होती है और हम किसी भी केस को उठाकर ले लेते हैं जिसको हम ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे हमको नहीं पता। अब जैसे आप गॉल ब्लैडर स्टोन और रीनल स्टोन को ही ले लीजिए, है ना। किडनी के स्टोन कितना बड़े साइज का है, क्या आपके यूरेटर का जो ल्यूमन है वो इतना बड़ा होता है कि आप इतने बड़े स्टोन को पास आउट कर लें? तो जैसे मैंने कहीं और भी वीडियो में पहले आपको बताया हुआ है कि 10 mm तक का स्टोन आप देखो, 5 mm तक का स्टोन तो आप इजीली निकाल सकते हो, फिर भी 10 mm तक का स्टोन भी निकल आता है हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से। लेकिन कईयों को मैंने देखा है 20-20 mm के, 25-25 mm के स्टोन्स होते हैं, उनको निकालना मुश्किल होता है। और आप अगर ये सोचते हैं कि हम दवाई दे दे के इसको गला लेंगे, ठीक है, तो ये थ्योरी मात्र है, प्रैक्टिकलिटी में ये देखना बड़ा मुश्किल है। या इतना टाइम लग जाए उसको गलाने में कि उसकी किडनी डैमेज हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा रीनल स्टोन का इलाज होम्योपैथी में अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक ट्रैक है जिससे आप उसके स्टोन को पास कर सकते हो। लेकिन जब हम बात गॉल ब्लैडर स्टोन की करते हैं तो सबसे पहले तो होम्योपैथ जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो किडनी में जो स्टोन बनते हैं वही स्टोन हमारे गॉल ब्लैडर में बनते हैं। बिल्कुल नहीं। किडनी में स्टोन बनते हैं कैल्शियम के, किडनी में स्टोन बनते हैं यूरिक एसिड के, ठीक है, सिस्टाइन के या फिर ट्राइफॉस्फेट के, जबकि गॉल ब्लैडर में स्टोन बनते हैं कोलेस्ट्रॉल के, बाइल पिगमेंट के। तो पहली बात तो जो गॉल ब्लैडर के स्टोन है वो डिफरेंट टाइप होता है उनका। दूसरा, हमारे बिलियरी ट्रैक्ट में जहां पर स्टोन बनते हैं उसमें ऐसी जगह नहीं होती कि जहां से हम स्टोन को निकाल पाएं, या होती भी है तो वो ऐसा ट्रैक होता है कि अगर वहां पर स्टोन फंस गया तो आपको जॉइंटिस हो जाएगी या आपकी डेथ तक हो सकती है। उसका ट्रैक ऐसा नहीं है यूरिनरी ट्रैक्ट की तरह। आपको जानकर ये अचंभा होगा, मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, कई होम्योपैथ तो ये कहते हैं पानी ज्यादा पिया करो तो आपका गॉल ब्लैडर स्टोन निकल जाएगा। अब आप बताइए कि यूरिनरी स्टोन का रिलेशन पानी से है या गॉल ब्लैडर स्टोन का पानी से है? तो कुछ भी ना बोलें, पहले आप अपनी एलाइड की नॉलेज को बढ़ाइए, तब आपको यह समझ में आएगा कि आप क्या ठीक कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। हाँ, मैंने ये देखा है कि कई बार गॉल ब्लैडर स्टोन की जो सिंथेसिस हो रही होती है वो शुरुआत में होती है तो वो एक कूड़े के फॉर्म में होता है, एक स्लज के फॉर्म में होता है। ऐसे में अगर लकीली वो जांचों में आ जाता है तो हम ऐसे पेशेंट का इलाज कर सकते हैं और वो ठीक भी हो सकता है। पर मेरा ये मानना है कि ज्यादातर पेशेंट गॉल ब्लैडर के उनकी पथरी जो है वो डिसॉल्व नहीं होती। इसमें कई सारे मिथ हैं। जैसे पेशेंट मेरे पास आया जिसको उस समय पेन था, उसने जांच कराई, उसको गॉल ब्लैडर स्टोन था, किसी होम्योपैथ से उसने दवा ली और उसको दर्द में आराम आ गया। वो क्या सोचता है कि उसका स्टोन ठीक हो गया, जबकि उसने दोबारा जांच ही नहीं कराई। अब वो 5-6 साल बाद 7 साल बाद जब कराएगा तो देखेगा कि यार वो तो फिर वहां पर पथरी है, तो उसको क्या लगेगा, अरे उस समय तो निकल गई थी, दोबारा हो गई, जबकि वो गई ही नहीं थी। तो गॉल ब्लैडर स्टोन का इलाज 90% केसेस में नहीं हो पाता। सिर्फ मैंने कहा 10% केस में अगर वहां पर स्लज है, शुरुआती है, तो आप एक बारी को ठीक कर सकते हो। लेकिन 90% केस में यहां पर सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर आपको यह भी देखना है कि वो स्टोन कहां पड़ा हुआ है, क्या वो जॉइंटिस तो नहीं कर रहा, क्या वो लाइफ थ्रेटनिंग तो नहीं है। तो ये सारी बातें कंसीडर करते हुए हमको मरीज को कोई प्रॉमिस करना है। तो आप किसी भी पेशेंट का इलाज करते समय आप सबसे पहले उसकी बीमारी को कैटेगराइज करो कि वो स्ट्रक्चरल डैमेज है या फंक्शनल डैमेज है। अगर वो फंक्शनल डैमेज है आप आराम से इलाज करिए उसका। अगर वो स्ट्रक्चरल डैमेज है तो आप पेशेंट को ये बता के इलाज करिए कि हम इस हद तक आपको आराम दे सकते हैं, इसके बियॉन्ड नहीं। एक और बढ़िया एग्जांपल, आपने देखा होगा नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, नाक का सेप्टम, और टेढ़े होने की वजह से उसको सर्दी खांसी बहुत जल्दी जल्दी होती है, उसको साइनोसाइटिस हो जाता है। होम्योपैथी के इलाज से
आप उसके जो कफ एंड कोल्ड को तो ठीक कर सकते हो, उसके साइनसेस को क्लियर कर सकते हो, क्या नाक की हड्डी भी सीधी हो जाएगी? नहीं। तो आशा करता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी कि हम होम्योपैथी से हर बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपका कोई सवाल होता है तो आप मुझे क्वेश्चन करिए, मैं उसका आपको जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू, गुड बाय।